परिपूर्णता क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड ये हमारा पार्ट नंबर 5 रहेगा। और इसी के अंतर्गत हमने पहले 4 कक्षाएँ ले चुके हैं और आज हमारी 5वीं कक्षा रहेगी और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारी 24वीं कक्षा रहेगी। तो देखिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से 2 भाग थे? एक था आपके सामान्य शक्ति, किस प्रकार की शक्ति, एक थी आपकी सामान्य शक्ति और वहीं बात करें दूसरी थी आपातकालीन शक्तियाँ। तो देखिएगा, सामान्य शक्ति को हमने या फिर सामान्य शक्तियों को हमने सामान्यतः 7 भागों में विभाजित किया था। एक था कार्यपालिका शक्ति, दूसरा था विधायी शक्ति, तीसरा न्यायिक और फिर वित्तीय, सैन्य, कूटनीतिज्ञ और इसी प्रकार से वीटो की शक्तियाँ। ये वीडियोज़ में हमारे जो 3 वीडियो रही थी, शुरू में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ लिया था और पिछली कक्षा में हमने आपातकालीन शक्तियों को पढ़ना प्रारंभ किया था और इसी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उसे पढ़ लिया था। तो उसी क्रम में आज हम राष्ट्रपति शासन को पढ़ेंगे जो आपके अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उसका प्रावधान है। क्या है इसके बारे में मुख्य रूप से बातें, उन सब चीज़ों को डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। फिर अगली वीडियोज में हम इस टॉपिक को, जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए राष्ट्रपति शासन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रपति शासन को अन्य नाम से किन नामों से जाना जाता है? एक है आपका राज्य आपात और दूसरा है संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर। ठीक है, राष्ट्रपति शासन बात करें अनुच्छेद वाइज तो 356, कौन सा अनुच्छेद? 356 अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है या फिर इसका उपबंध किया गया। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र का यह दायित्व निर्धारित किया गया है। किस प्रकार का दायित्व केंद्र का निर्धारित किया गया है? कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करे। यह निर्धारित करे कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल संचालित कर रहे हैं या नहीं। तो इसी के अंतर्गत 356 के अंतर्गत आपात उपबंध किया गया राज्य आपात, या उसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसके क्षेत्र की बात करें, एक राज्य अथवा एक साथ कई राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लगाया जा सकता है, वहां पर उद्घोषणा की जा सकती है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, वह संपूर्ण देश में या देश के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। इस प्रकार से इसके क्षेत्र की बात करें, यानी कि राज्य आपात के बारे में बात करें, तो एक राज्य अथवा एक साथ कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। उसके लिए आवश्यक परिस्थितियों की बात करें, जिस प्रकार से 3 परिस्थितियां हमने देखी थी राष्ट्रीय आपात में, जिसमें युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण, शस्त्र विद्रोह, इस प्रकार से हमने आधार देखे थे, आवश्यक परिस्थितियां देखी थी। इसी प्रकार से राज्य आपात या फिर हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, उसे कब लाया जाएगा या लागू किया जाएगा। तो देखिएगा, यदि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल संचालित नहीं हो रहा है अथवा राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो, यानी कि राज्य का शासन है वो संवैधानिक उपबंधों के, संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक तंत्र से नहीं चल रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो इस स्थिति में राज्य में क्या लगाया जाएगा? राज्य आपात लगाया जाएगा, या फिर उसे कह सकते हैं राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्यों के द्वारा केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों की अगर अवहेलना कर दी जाती है, अनुच्छेद कौन सा? 365, 365 के अंतर्गत क्या किया जाता है? राज्यों के द्वारा केंद्र द्वारा जो भी निर्देशित या निर्देश दिए जाते हैं उनकी अवहेलना की जाती है, तो इस स्थिति में भी 356 के अंतर्गत राज्य आपात, या हम उसे राष्ट्रीय आपात के नाम से जाने जाते हैं, उसे लगाया जा सकता है। चलिए, क्षेत्र हमने पढ़ा, फिर देखा हमने आवश्यक परिस्थितियां। अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में देखते हैं लागू करने का तरीका। ठीक है, हमने लागू करने का तरीका समझा था किसमें? हमने समझा था जो अपना राष्ट्रीय आपात था उसमें, अनुच्छेद 352 के अंदर क्या होता था कि मंत्रिमंडल
लिखित अनुमोदन देते थे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो क्या करना होगा, यानी कि लागू करने का तरीका क्या होगा। राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर अथवा केंद्र के द्वारा स्वतः संज्ञान के आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। यानी कि अगर राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल है, वो राज्यपाल ऐसी स्थिति महसूस करता है तो वो एक लिखित प्रतिवेदन दे सकता है केंद्र को, या फिर केंद्र के द्वारा स्वतः संज्ञान से, स्वतः इच्छा से, खुद की इच्छा से, खुद के संज्ञान के आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, उद्घोषणा की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ो। जारी रखने की प्रक्रिया क्या रहेगी। एक बार लगा देते हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति शासन, जैसे कि हमने पढ़ा राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत मंत्रिमंडल के प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है 352 के अंतर्गत। फिर उसे जारी रखने की प्रक्रिया क्या होती है, 1 महीने के भीतर संसद में रखाया जाता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से जारी तो कर दिया, एक बार तो लागू तो कर दिया जाता है, फिर जारी रखने की प्रक्रिया राष्ट्रीय आपात के बारे में ये आपके राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपात के बारे में क्या रहेगी, ये पढ़ते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को 2 माह की अवधि के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। देखिएगा, राष्ट्रीय आपात पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि वो उसका प्रस्ताव 1 महीने के भीतर, क्या 30 दिन के भीतर अवधि के अंतर्गत क्या करना होता था, संसद के समक्ष रखा जाना होता था। लेकिन इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को 2 माह के भीतर, कितने, 2 माह के भीतर, यानी कि लगभग अप्रोक्स 60 दिन के भीतर क्या करना होगा, संसद के समक्ष रखना होगा। संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत क्या करना होगा, साधारण बहुमत के माध्यम से संकल्प को सहमति प्रदान करने पर राष्ट्रपति शासन जारी हो सकता है। ठीक है, वहां पर हमने देखा था राष्ट्रीय जो आपात है उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर साधारण बहुमत की से ही क्या कर सकते हैं, माध्यम से संकल्प को सहमति प्रदान करने पर राष्ट्रपति शासन जारी हो सकता है। यदि इस समय लोकसभा का विघटन हो गया हो, क्या हो चुका हो, लोकसभा का विघटन हो चुका हो, तो इस संकल्प की मंजूरी राज्यसभा के द्वारा प्रदान की जाएगी, परंतु नई लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात 30 दिन के भीतर, कितने, 30 दिन के भीतर क्या करना होगा, 30 दिन के भीतर मंजूरी आवश्यकता होगी, किसकी, लोकसभा की भी। राष्ट्रीय शासन का वरना प्रभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वरना प्रभाव राष्ट्रपति शासन का समाप्त हो जाएगा। उसे जारी करने के लिए राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को 2 माह के भीतर अवधि में संसद के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन देखिएगा, यहाँ पर जो नीचे यहाँ से यदि से देख रहे स्टेटमेंट, ये राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात दोनों में क्या है, समान रूप से है, क्योंकि जब लोकसभा का क्या विघटन हो चुका हो तो वो संकल्प चाहे 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात हो, चाहे 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन हो, ये दोनों ही क्या किया जाता है, राज्यसभा के द्वारा इसे प्रदान की जा सकती है मंजूरी। लेकिन नई लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात 30 दिन के अवधि के भीतर उसकी मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, अन्यथा राष्ट्रपति शासन क्या हो जाता है, प्रभाव समाप्त हो जाता है। चलिए 6 नंबर अगले बात समझते हैं क्या है। अगली बात देखिएगा, अवधि राष्ट्रपति शासन की क्या है, अवधि के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति शासन को प्रारंभ में 6 माह के लिए तथा अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे अपने 352 राष्ट्रीय आपात और 356 राष्ट्रपति शासन, या फिर उसे राज्य आपात के नाम से भी जानते हैं उसे। ठीक है, राज्य आपात। देखो यहां पर एक चीज समझो कि प्रारंभ में 6 माह के लिए, जैसे कि आपको पता है कि जो 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात था, क्या था, राष्ट्रीय आपात था, वो क्या करना था, 6 माह के लिए लगता था, लेकिन अधिकतम कोई सीमा वर्ष नहीं थी कि अधिकतम इतने समय के लिए लगेगा।
एक समय में बाद लगभग अब 6 महीने के बाद हर बार क्या करना था, संसद की मंजूरी लेनी थी, वहां से प्रस्ताव पारित करके फिर अनलिमिटेड बार लगाया जा सकता था। परंतु जो अपना राष्ट्रपति शासन है या राज्य आपात है वो प्रारंभ में 6 माह के लिए और अधिकतम सीमा की बात करें वो 3 वर्ष होगी। ठीक है, फिर देखिएगा स्पेशल कंडीशन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से क्या किया गया? यह संविधान संशोधन जनता पार्टी के द्वारा किया गया और इसके माध्यम से क्या किया गया, यह प्रावधान किया गया कि किसी भी राज्य में 1 वर्ष से ज्यादा अगर राष्ट्रपति शासन को जारी रखना है, ठीक है, तो निम्न परिस्थितियों की क्या करना होगा, आवश्यकता होगी। 2 परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी? पहली परिस्थिति, संपूर्ण देश अथवा उस राज्य में राष्ट्रीय आपात विद्यमान हो, तो इस स्थिति में 1 साल से बढ़ाकर लगभग 3 साल तक एक अधिकतम जो सीमा है उस तक क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, अन्यथा 1 साल के बाद समाप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा वहां पर चुनाव कराने से इनकार कर दिया जाए। अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग कहे कि हम वहां पर चुनाव नहीं कराएंगे और इस स्थिति में 1 वर्ष से ज्यादा 3 वर्ष तक कंटिन्यू किया जा सकता है किसे, राष्ट्रपति शासन को, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। लेकिन आप और हम दोनों समझते हैं इस बात को और जानते भी हैं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग किसके कहने पर किस प्रकार से कार्य करती है। तो अगर चाहे सरकार तो उसे कंटिन्यू करके 3 वर्ष तक आराम से कर सकती है, ठीक है ना। 3 वर्ष से अगर ज्यादा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को जारी करना है, देखिएगा क्या 3 वर्ष तक ही राज्य आपात लगाया जा सकता है या राष्ट्रपति शासन, तो इस कंडीशन में क्या सकती है कि 3 वर्ष से अगर ज्यादा बढ़ाना है किसी भी राज्य में आपात, तो क्या करना होगा, तो उस स्थिति में 3 वर्ष से ज्यादा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा भाई जी। अब क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। इस स्थिति में ही आप क्या कर सकते हैं, 3 वर्ष से ज्यादा संविधान में संशोधन कर सकते हैं, सॉरी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। वरना 1 वर्ष से आपको 3 वर्ष तक कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन परिस्थितियों को देखना होगा। मुख्य रूप से दूसरी परिस्थिति पे कंट्रोल किसका होता है, जिस सरकार के द्वारा या फिर केंद्र के द्वारा आपात लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्घोषणा के प्रभाव, अब देखो 5-6 प्रभाव समझते हैं कि उद्घोषणा के कौन कौन से प्रभाव रहते हैं। जब राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, किसके प्रतिवेदन से, राष्ट्रपति के लिखित प्रतिवेदन से या फिर केंद्र के स्वतः संज्ञान के द्वारा, फिर क्या होता है, कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो देखो राष्ट्रपति के द्वारा यह उद्घोषणा की जाएगी कि राज्य की समस्त विधायी शक्ति, क्या राज्य की समस्त विधायी शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, संसद करेगी। राज्य की जो भी विधायी शक्ति है वो विधायी शक्ति का प्रयोग कौन करने लगता है, संसद करने लगता है। और दूसरी बात देखो, उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के कार्यों को तथा राज्य की कार्यपालिका की शक्ति को केंद्र के द्वारा प्रयोग किया जाता है। विधायी शक्ति हो गई, फिर देखिएगा इस प्रकार से। तो देखिए अगली बात है कि तीसरी बात है कि मुख्यमंत्री सहित राज्य की मंत्रिपरिषद को विघटित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, देखिएगा मुख्यमंत्री सहित राज्य को मंत्रिपरिषद होती है उसे विघटित कर दिया जाता है। तो किस प्रकार से तानाशाही कह सकते हैं या फिर आवश्यकता अनुसार कह सकते हैं, कभी यह तानाशाही का रूप लेता है तो कभी आवश्यकता की, इस चीज़ की आवश्यकता होती है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन देखिएगा ये चीज़ें जितनी हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ हिसाब से नहीं होती है ये चीज़ें, या फिर 356 का प्रावधान एक राजनीतिक खिलौना टाइप बन के रह चुका है। काफ़ी बार इसे एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा मुख्यमंत्री सहित राज्य की मंत्रिपरिषद को विघटित कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के कार्यों को, राज्य की कार्यपालिका शक्ति को केंद्र के द्वारा प्रयोग किया जाता है। समस्त विधायी शक्तियों का संसद के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो राज्य के पास कुछ नहीं बनता, टंटन गोपाल, ठीक है ना। तो देखिएगा और राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उस पर केंद्र के द्वारा क्या की जाती हैं, विधि का निर्माण किया जाता है। 5वीं बात क्या होता है, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर राज्य के मुख्य सचिव को की सहायता से राज्य की समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग किया जाएगा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा।
यहाँ से ध्यान रखना, कथन से कारण आएंगे और आपको गलत और सही का जवाब पूछेगा। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर राज्य के मुख्य सचिव की सहायता से, किसकी? मुख्य सचिव की सहायता से, ठीक है, मुख्य सचिव, अरे यार, मुख्य सचिव, चलिए, मुख्य सचिव की सहायता से राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति के नाम पर करेगा, मुख्य सचिव की सहायता से करेगा। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप प्रयोग करने लगेगा, अर्थात राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल वास्तविक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करेगा। वास्तविक प्रमुख बनना तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, परंतु जब राष्ट्रपति शासन लग चुका है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन या फिर केंद्र की स्वतः संज्ञान के आधार पर, तो इस स्थिति में राज्यपाल वास्तविक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करेगा, ठीक है ना। अगली बात देखो, क्या बात देखते हैं, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के साथ ही राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाएगी। विघटित और निलंबित में फर्क होता है, तो निलंबित हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? निलंबित हो रही है, अर्थात राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधानसभा का विघटन होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है, यहाँ पर निलंबन कह रहे हैं, इसी से समझ लो ना, निलंबन हो रहा है ना कि विघटन, ठीक है ना, विघटन आपका नहीं हो रहा है। चलिए, यह था इसके प्रभाव। अब देखिए आपात की समाप्ति कैसे होगी, आपात की समाप्ति कैसे होगी, तो देखिएगा, समाप्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा करने पर, अथवा संसद के द्वारा अनुमति प्राप्त न होने पर, अथवा 3 वर्ष का समय बीत जाने पर। 3 कंडीशन है, एक राष्ट्रपति की उद्घोषणा हो जाएगी, या फिर संसद के द्वारा क्या अनुमोदन प्राप्त नहीं होता, तीसरी बात 3 वर्ष का समय बीत चुका हो, ठीक है ना। तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली बात देखो, व्यवहार में प्रयोग, इसे ध्यान से समझना, यहाँ से प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है ना। तो मैं भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। और एक बात बता दूं, हम थोड़ा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को हम राजस्थान से परिप्रेक्ष्य से पढ़ेंगे। चलिए, व्यवहार में प्रयोग, इसका प्रयोग 1951 में सबसे पहले पंजाब पेप्सू में किया गया था, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना, यहाँ से ये फैक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कब प्रयोग किया जा रहा है? 1951, ठीक है ना। 1951 में इसका प्रयोग पहली बार किया गया था, और कहाँ किया गया था? पंजाब में किया गया था, ठीक है। तो पंजाब वाले इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जब ये लगा था, कोई भी किसी भी राज्य से है, तो उस स्थिति में आपसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि आपके पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा राज्य में, तो उस राज्य के उस समय मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, उस परिप्रेक्ष्य से बहुत से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो सारी चीज़, सारे फैक्ट आपको एक दूसरे से इंटरलेक करके जोड़कर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका सबसे लंबा कार्यकाल पंजाब में 5 वर्ष चला था, ठीक है ना। और इसका सर्वाधिक बार प्रयोग कितना? 10 बार किया गया है। कितनी बार? 10 बार प्रयोग उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को इस चीज़ का ध्यान में रखना होगा। 10 बार लग चुका है, तो अब 10 बार कब कब लगा, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। देखिएगा एग्जाम लेवल बहुत अब प्रश्न बनते हैं थोड़े टफ लेवल के, तो इंटरलिंक करके किसी प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। और दूसरे किस्मत वाले राज्य रहे हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये 2 राज्यों में क्या नहीं लगा? राष्ट्रपति शासन का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी? कमेंट में बताएगा कोई। चलिए फिर देखिएगा तेलंगाना, ठीक है ना, समझ गए ना, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। चलिए यह था एक बार। चलिए अब समझिएगा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। जो राजस्थान से नहीं है 3-4 मिनट के लिए वीडियो स्किप कर सकता है, ठीक है। चलिए, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। कितनी बार? 4 बार हुआ है। कब कब हुआ है? तो देखिएगा,
ये सारे नाम कौन है ये भी समझाऊंगा। 1967 पहली बार हुआ, फिर हुआ 1977, फिर 1980, फिर 1992, 1967, 1977, 1980, 1992। 4 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार? 4 बार। कब कब हो रहा है देखिएगा। 1967 याद कर लीजिएगा साथ साथ। 1967 1967। फिर कब हो रहा है? फिर हो रहा है देखिएगा 1977। फिर कब हो रहा है? फिर आपका हो रहा है 1980 1980। फिर कब हो रहा है जी? फिर हो रहा है आपके 1992 1992। ठीक है ना। चलिए इसे समझो। अब जब 1997 में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका प्रयोग किया जा रहा है 1967 में, तब कौन थे राज्यपाल? कौन थे राज्यपाल? तो राज्यपाल थे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे। क्या थे? राज्यपाल। बात करें 1977 की, कब की? 1977। इसमें क्या किया जा रहा है? दूसरी बार प्रयोग किया जा रहा है राष्ट्रपति शासन का, 356 का। ठीक है ना। तो इस समय कौन थे राज्यपाल? वेदपाल त्यागी। कौन थे? वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी कौन थे? वेदपाल त्यागी। चलिए एक और जगह छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री के लिए। फिर देखिएगा अगला कौन है? रघुकुल तिलक। कब? 1980 में। 1980 में हुआ तब तीसरी बार लगा, थर्ड बार। क्या लगा? राष्ट्रपति शासन 356। और इस समय राष्ट्रपति कौन है? राज्यपाल कौन है आपके? रघुकुल तिलक। रघुकुल, अरे कैसे तिलक हो रहा है? रघुकुल तिलक। ठीक है ना। एक और जगह छोड़ देते हैं। चलिए चौथी बार लगता है 1992 1992 में। इसमें है एम चन्ना रेड्डी। 1992 चौथी बार लगता है, फोर्थ बार, 356 के अंतर्गत। एम चन्ना रेड्डी। ठीक है ना। अब देखो चारों नाम याद हुए ना? डॉक्टर संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी। डॉक्टर संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी। ठीक है ना। अब देखो मुख्यमंत्री कौन कौन थे, इसकी भी हम लिस्ट बना के आए। कब से कब तक का कार्यकाल ये भी समझे। देखो पहली बार जब लगता है 13 मार्च 1967। ठीक है। शुरू होता है और 26 अप्रैल 1967 यानी कि 44 दिन के लिए लगता है। कितने दिन के लिए लगता है जी? 44 दिन के लिए लगता है। इस चीज को करते हैं कॉपी। क्या करते हैं? अब देखो आओ यहाँ पर ये लगता है फर्स्ट बार। कितनी बार? डॉक्टर संपूर्णानंद के समय ये फर्स्ट बार। ठीक है। 1967 में कितने दिन के लिए लगता है? तो दिन की बात करें, अरे दिन की बात करें तो कितनी बार हुआ आपके? 44, 44 दिन के लिए लगता है। ठीक है। और इस समय चुनाव की किस कारण से लगा? चुनाव के अनिर्णायक परिणाम से। ठीक है ना।
और मोहनलाल सुखाड़िया इस समय क्या थे, आपके मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना। इन कार्यकाल के समय एक समझे तो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल जी सुखाड़िया। ठीक है, बस इतनी याद रखने की बात है। फिर देखिएगा अगली बात, दूसरी बार कब लगा, कितने दिन के लिए लगा, उस समय कौन थे मुख्यमंत्री, हरिदेव जोशी थे। हरिदेव जोशी थे। विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण बावजूद सरकार को खारिज कर दिया गया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से राजनीतिक हथकंडों के कारण ये चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। गलती हुई है क्या, हाँ हुई है। मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ से नहीं होंगे, मोहनलाल सुखाड़िया आपके सेकंड में नहीं थे, फर्स्ट में थे। ठीक है ना, तो गलत जगह पर लिखे हैं, बाकी आदमी सही थे। ठीक है ना, यहाँ पर देखो हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। ठीक है ना, हरिदेव जोशी सेकंड में बार में थे मुख्यमंत्री। जब राज्यपाल कौन थे, वेदपाल त्यागी। 1977 में दूसरी बार आपातकाल लगा। ठीक है ना, कितने दिन के लिए लगा था, 54 डेज के लिए, 54 डेज के लिए। और इस समय आपके मुख्यमंत्री कौन थे, देखिएगा इस समय थे मोहनलाल जी सुखाड़िया, जब पहली बार लगा था। ठीक है ना, ये पहली बार लगा था। ठीक है ना, चलिए, और ये सेकंड बार लगा था, ये सेकंड बार लगा था 1977 में। अब देखिएगा 1980 में तीसरी बार लगता है। क्या लगता है, तीसरी बार आपातकाल लगता है, 111 दिन के लिए लगता है। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। और चौथी बार भी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, वो लगता है 1992 में, और इस समय 354 दिन के लिए। ठीक है ना, तो सबसे लंबी अवधि वाला आपातकाल ये देख सकते हो यहाँ पर। किस मुख्यमंत्री के समय सबसे लंबी अवधि का क्या लगा, आपातकाल लगा, राष्ट्रपति जो शासन है ये लगा, या राज्य आपात लगा, तो भैरव सिंह शेखावत नाम आ जाएगा। परीक्षा में आया विद्या, सीईटी के एग्जाम में जब हुआ था 2022 का पेपर था उसमें। ठीक है ना, भैरव सिंह शेखावत। सबसे कम दिन देख सकते हो, पहली बार जब आपातकाल लगा था मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, 44 डेज के लिए। ठीक है, तो यह था क्रम। यहां पर मुख्यमंत्री की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह जी शेखावत। ठीक है, कितने दिन के लिए, 111 दिन के लिए। ये तीसरे ही है ना अपन, रघुकुल जी तिलक। फिर चौथे में भी भैरव सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह जी शेखावत। ठीक है ना, इस समय 354 दिन थे ना, हाँ 354 दिन, 354 दिन के लिए लगा था। ठीक है ना, ये चौथी बार लगा था, कब, फोर्थ बार। और सबसे लंबी अवधि वाला ये भी आपातकालीन रहा। लंबी अवधि वाले मुख्यमंत्री भी देख रहे हो ना। और इस समय एम चन्ना रेड्डी आपके राज्यपाल थे, ये बात भी ध्यान रखना, एम चन्ना रेड्डी। प्रश्न किसी प्रकार से भी आ सकता है घुमा फिरा के। ठीक है ना, देखो क्रम, आपके मुख्यमंत्री का क्रम तो आपको याद हो चुका होगा, मोहनलाल जी सुखाड़िया, फिर हरिदेव जोशी, भैरव सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह जी शेखावत। 44 55 सॉरी 44 54 111, फिर 354 354। ओके, और राज्यपालों का आपको क्रम याद रहेगा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, फिर त्यागी जी, रघुकुल तिलक जी, फिर एम चन्ना रेड्डी। चलिए, ये था अपना क्रम, ये थे अपने तारीखें। अब आगे समझो। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रयोग केवल राज्यों में किया जाता है। ये ध्यान से समझना, कथन से प्रश्न आते हैं। जब कथन देंगे ना आपके सब दिमाग खिसक जाएगा। ठीक है ना, केवल राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा 356 के अंतर्गत, ना कि केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेशों में ध्यान रखना। दिल्ली में किसके तहत होगा राष्ट्रपति शासन,
अनुच्छेद 239A(b), ठीक है जी। और पंडुचेरी संघ शासित प्रदेश अधिनियम है कौन सा, 1963 का, उसकी धारा कौन सी है, 51। उस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है। तो संघ शासित प्रदेश अधिनियम भी है, 1963 में आया था, उसमें उनकी धाराओं के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है। वहीं अनुच्छेद दिल्ली की बात करें तो अनुच्छेद 239 के अंतर्गत ए और बी के अंतर्गत लगता है राष्ट्रपति शासन। कौन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, वो संपूर्ण देश या किसी विशेष भाग में लगाया जा सकता है, लेकिन राज्य आपात के समय ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। अब कुछ समझ लो, कुछ महान लोगों ने, कुछ विभूतियों ने कुछ बातें कही हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि अनुच्छेद 356 उग्र शक्ति है भाई साहब, एक मर्त पत्र की भांति होगा और जिसका प्रयोग राज्यों को अंतिम शक्ति के विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देख रहे हो ना आप, यहाँ पर कारण देख पा रहे हो ना, ये कारण देख लो, आपको सीधी सी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्या अंतिम शक्ति थी या फिर राजनीतिक हथकंडा, ठीक है ना। अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। 369 में राजमनार सिंह समिति अनुच्छेद 356 को समाप्ति की सिफारिश करता है कि इनको समाप्त कर दिया जाए, राजनीतिक हथकंडे के रूप में प्रयोग किया जाता है, इनका कोई औचित्य नहीं है। एक हद तक देखें तो भाई औचित्य है भी और नहीं भी। 1983 में गठित सरकारी आयोग में यह अनुशंसा की गई, अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यों में अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए और इसे लगाने से पूर्व क्या करना होगा, लगाने से पूर्व राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी जानी चाहिए। राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी जानी चाहिए। कौन कहता है, 1983 में सरकार या आयोग करता है ऐसी बात। और वहाँ राजमनार समिति की बात करें 1969 में अनुच्छेद 356 को समाप्त करने की सिफारिश करता है। KR नारायणन ने उत्तर प्रदेश और बिहार के राष्ट्रपति शासन के निर्णय को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। किसने, KR नारायणन ने क्या किया था, उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन के निर्णय को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था, पुनर्विचार के लिए। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, यहाँ से भी प्रश्न आता है, न्यायिक दृष्टिकोण क्या है, न्यायालय में क्या हो सकता है, वाद हो सकता है, नहीं हो सकता। MR बोमई वर्सेस भारत संघवाद, ये कब हुआ था, जितना मुझे याद आ रहा है 1994 में MR बोमई वर्सेस भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया और निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन है या राज्य आपात है, संवैधानिक जो मापदंड है उनके विफल होने पर जो शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ठीक है ना, न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है, समीक्षा की जा सकती है। प्रश्न पूछूं एक, जवाब दोगे तो 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की न्यायालय में क्या समीक्षा की जा सकती है और की जा सकती हैं, तो ये डिसीजन कब हुआ था, कुछ याद आ रहा है? 38वां संविधान संशोधन याद आ रहा है? फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आपको याद आ रहा है? जनता पार्टी याद आ रही होगी, तो आपको यह चीज़ भी याद हो सकती है कि राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसको भी न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है, उसकी भी न्यायालय में क्या की जा सकती है, समीक्षा की जा सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। तथा यदि केंद्र सरकार के द्वारा गलत तरीके से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है तो न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है, अच्छी बात है। और न्यायालय के निलंबित विधानसभा को फिर से बहाल कर सकते हैं, निलंबित जो भी विधानसभा है उसे फिर से बहाल कर सकते हैं, अनबैन कर सकते हैं या निलंबन से हटा सकते हैं। न्यायालय के अनुसार राज्य सरकारों के बहुमत का निर्धारण राजभवन में नहीं अपितु विधानमंडल में पटल पर होना चाहिए, किया जाना चाहिए। ये सलाह कौन देता है, आपका न्यायालय देता है। न्यायालय क्या कहता है, राज्य सरकार के बहुमत का निर्धारण कहाँ होना चाहिए, राजभवन में नहीं होकर विधानमंडल में होना चाहिए। अब विधानमंडल में कौन कौन है ये तो समझते हो ना, प्रश्न पूछ लूँ, चले पूछ ही लेता हूँ। कितनी विधान परिषद आज वर्तमान स्थिति में है,
ऑप्शन दूँ? 4, 5, 6, 7, चलिए बता दीजिएगा, नाम भी बता सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में। चलिए ये था अपना, देखिएगा यहाँ पर चलते हैं, कहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं सीधा। अब देखिए सारी चीज़ समझा चुका हूँ, अब मैं जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसके बारे में एक टीका टिप्पणी कर देता हूँ। यहाँ कर देते हैं टीका टिप्पणी। देखिएगा राष्ट्रपति शासन पढ़ रहे थे, और सॉरी आज पढ़ा राष्ट्रपति शासन, और इसी के तहत ये भी टॉपिक कंप्लीट। ये तो अपने पहले से हो चुके हैं टॉपिक कंप्लीट। सामान्य शक्ति कंप्लीट। आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत बस वित्तीय आपात बचा है, जो 360 के अंतर्गत हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। और इसी तरह 6 पार्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियाँ को हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर प्रमुख रूप से कोशिश करूँगा कि सारे राष्ट्रपतियों को एक क्रमबद्ध रूप में लेके आऊँ, उनके इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट रहते हैं उन फैक्ट को लेके आऊँ और इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से हम संपूर्ण राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अब भारतीय संविधान के उपबंधों को पढ़ेंगे और बड़े आराम से राजनीतिक प्रश्नों को क्लियर करने के लिए इसमें कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये था इस वीडियो में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अगले वीडियो में मिलते हैं वित्तीय आपात के साथ, अनुच्छेद 360 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।